तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी सर्किल पर। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी 2023 इंटर लेवल एग्ज़ाम पर आधारित बिहार का इतिहास भाग 3, जिसमें हम जो बिहार पर जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ और जो मगध साम्राज्य में जितने शासक हुए उसका विवरण पढ़ेंगे। और ये मौर्य साम्राज्य तक इसमें हमने विवरण दिया है इसका। तो शुरुआत करें अगर हम मगध साम्राज्य से, तो उससे पहले अगर हम देखें जो बुद्ध का अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 बड़े बड़े राजाओं का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में प्राप्त हुआ है। और इससे पहले एक बात और बता दूं आपको कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था और जो जरासंध शासक था वो इसी वंश का शासक था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। खैर, हम बात करें अंगुत्तर निकाय के हिसाब से अगर देखें यहाँ पे, तो अंगुत्तर निकाय में जिन 16 बड़े बड़े राज्यों का उल्लेख मिलता है उसके अनुसार काशी जो राज्य था उसकी राजधानी वाराणसी थी, जबकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी, मगध की राजगृह या गिरिव्रज थी, वज्जी का मिथिला थी और मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा थी, चेदी की सुक्तिमती थी और वत्स की कौशाम्बी थी, जबकि कुरु की इंद्रप्रस्थ थी और पांचाल राज्य की राजधानी अक्षत्री, मत्स्य की विराटनगर थी और सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी और असमक की राजधानी पैठन थी जो कि दक्षिण भारत में स्थित राज्य था, और अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी, गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी और ये गांधार जो वर्तमान अफगानिस्तान में है उसकी बात की जा रही है, और कम्बोज जिसका राजधानी लाजपुर या हाटक थी। ठीक है। और मगध महाजनपद की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला शासक था वहाँ पे पुराणों के अनुसार बृहदत्त राजवंश था, जबकि साहित्यिक स्रोत के अनुसार मगध का जो पहला राजवंश था हर्यक राजवंश था, जिसे कि पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो शासक थे ज़्यादातर अपने पिताओं की हत्या करके राजगद्दी को हथियाए थे। तो हर्यक वंश की बात करें जो कि 544 से 412 ईसा पूर्व ईस्वी तक चलता है। इसके जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, जिन्होंने 544 से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर साम्राज्य किया। और बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी यानी कि प्रसेनजीत की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था। इसके अलावा बिंबिसार ने वैशाली की राजकुमारी चलना से भी विवाह किया और बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। और उसका अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ युद्ध भी हुआ था। बाद में ऐसा हुआ कि चंडप्रद्योत को इलाज के लिए उसने अपना प्रमुख वैद्य जीवक को भेजा था। और जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र जिसका नाम अजातशत्रु था उसकी हत्या कर मगध का शासक बनता है और अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध का शासक रहता है। और अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या कर देने पर काशी नरेश क्रोधित होकर, जिनका नाम प्रसेनजीत था, इन्होंने मगध से काशी वापस ले लिया। बाद में दोनों में युद्ध संधि हो जाती है। फिर जो अजातशत्रु होता है उसकी काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह होता है और काशी पुनः प्राप्त हो जाता है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्त्रकार की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। हालांकि जो लिच्छवी थे ये उनके मामा लगते थे। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में ही इसके ही संरक्षण में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अजातशत्रु की मृत्यु के बाद, हालांकि अजातशत्रु की जो मृत्यु है उसकी पुत्र के द्वारा ही की जाती है, यानी कि उदयन ने भी अपने पिता का अजातशत्रु का हत्या किया था और ये मगध का शासक बना। 460 से 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसके अलावा जो उदयन ने इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी को उदयन ने पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। और गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर। और इनके 3 पुत्र थे उदयन के, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिन्होंने अल्प समय तक शासन किया। और अंतिम शासक हर्यक वंश का नागदशक था, जिसे हराकर शिशुनाग नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और ये वंश चलता है 412 से 344 ईसा पूर्व ईस्वी तक। और शिशुनाग की बात करें तो ये जो नागदशक राजा था उसका अमात्य और काशी का राज्यपाल था।
और शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित किया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद इसका पुत्र कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, वो मगध का शासक बना शिशुनाग वंश में। और शिशुनाग के समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व जो है वो आयोजित हुई, और जिसमें स्थाविर और महासांघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। यानी कि बौद्ध धर्म का विभाजन दो संप्रदायों में, स्थाविर और महासांघिक में 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। और इस समय शासन किसका था? शिशुनाग वंश का शासन था। और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आता है नंद वंश। तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। और जो महापद्म नंद है, इसे पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा गया है। इसे एक छत्र अथवा एकराट भी कहा जाता था। इसके अलावा ये जो महापद्म नंद है, उसे शूद्र और दासी पुत्र भी बताया गया है। इसने पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, है, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया, यानी कि सब पर इसने शासन किया। और इसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा जो है गंगा घाटी को पार कर गई थी, और यह मगध साम्राज्य का बहुत ही शक्तिशाली शासन था। और नंद वंश का अंतिम शासक धननंद था। और धननंद के समय ही यूनानी यानी कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धननंद की हत्या अपने गुरु चाणक्य की सहायता से करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो पुराणों में और बौद्ध एवं जैन साहित्य में तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्टस कहा है। ठीक है, इसके बाद विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोट्टस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। ये विलियम जोन्स थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्टस की पहचान जो भारतीय ग्रंथ में वर्णित चंद्रगुप्त हैं उनसे की। अब बात करें कि विलियम जोन्स कौन है, तो विलियम जोन्स की बात करें तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य थे, जिन्होंने बहुत सारे किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है ना। तो इन्होंने ही चंद्रगुप्त की पहचान की सेंड्रोकोट्टस से। इसके अलावा जेम्स फ्रिंसेप ने सन 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया, यानी कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। और अब बात करें हम मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसका शासनकाल 323 से 298 ईसा पूर्व ईस्वी तक चलता है। तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धननंद को पराजित कर चंद्रगुप्त जो है मगध के शासक बनते हैं। इसके बाद 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद जो संधि हुई उसके बाद चंद्रगुप्त को एरिया यानी काबुल का क्षेत्र, अराकोसिया कंधार का क्षेत्र और जेड्रोसिया मकरान तथा पेरिपेमिसदा यानी कि हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ। ठीक है, इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और ये जो मेगस्थनीज है, इसने इंडिका नामक बुक की रचना की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप के जैन मुनि या जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए या कर्नाटक चले गए, और वहीं पर संलेखना यानी कि उपवास के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद आते हैं बिंदुसार के बारे में अगर पढ़ें, जिनका शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व तक चलता है। तो ये या इन्हें बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन नाम से भी जाना जाता है। और बिंदुसार के समय ही सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत, जिसका नाम डायमेकस था, और मिस्र का शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसिसियस मौर्य दरबार में आए थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है कि कौन से शासक किस दरबार से आए थे। तो बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया का शासक, जिसका नाम एंटियोकस था, उसका राजदूत डायमेकस, और मिस्र के शासक जिसका नाम टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, उसका राजदूत डायनोसियस मौर्य दरबार में आए थे। और जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब बात करते हैं अशोक की, जिसका शासनकाल 272 से 223 ईसा पूर्व तक चलता है, जिसे कि महानतम सम्राट के रूप में
जाना जाता है। तो सिंहासन पर बैठने के चार वर्ष बाद यानी कि 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। यानी कि अशोक का राज्याभिषेक सिंहासन में बैठने यानी जब वो 272 ईसा पूर्व में बैठते हैं तो उस समय नहीं हुआ था, बल्कि उसके 4 वर्ष बाद हुआ था। और राज्याभिषेक से पूर्व जो अशोक हैं ये उज्जैन के राज्यपाल थे। और 261 ईसा पूर्व में यानी कि राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में अशोक के द्वारा कलिंग का विजय किया गया। और सिंहली जनश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मुगलीपुत्र तिस्य का शिष्य बना। और इससे पहले अशोक जो है शैव मतावलंबी था, यानी कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानने से पहले शैव धर्म को या शैव मत को मानने वाला था। इसके अलावा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की और 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसने उल्विक यानी कि लुम्बिनी को उल्विक या कर मुक्त घोषित किया और भाग जो कि एक प्रकार का कर था उसको घटाकर 1/8 कर दिया गया अशोक के द्वारा। अब थोड़ी सी अशोक के अभिलेख की अगर हम बात कर लें तो जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान के अभिलेख हैं ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं या उत्कीर्ण मिले हैं, ठीक है। जबकि अगर हम तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं और सरेकुना से यूनानी और अरेमाइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक और यूनानी चारों लिपि में प्राप्त हुए हैं। और जो अशोक का इतिहास है वो भी हमें इन्हीं अभिलेखों से ही प्राप्त होता है और अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें देखिए जो अशोक के वृहद शिलालेख हैं इनकी अगर हम बात करें तो पहला धौली में है जो कि ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। और मानसेहरा की बात करें तो पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है ये। और कालसी की बात करें तो यह वर्तमान उत्तराखंड या देहरादून राज्य में स्थित है, यानी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है जो कालसी शिलालेख है वो। और जौगढ़ शिलालेख की बात करें तो ओडिशा के जौगढ़ में स्थित है। इसके अलावा सोपारा की बात करें तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है ये। और एरागुडी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है ये। और गिरनार की बात करें तो गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। साथियों एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, नेतूर अभिलेख और उद्गोलम अभिलेख इन पर अशोक का वास्तविक नाम अशोक लिखा गया है। बाकी अन्य जितने भी जो अभिलेख हैं उन पर केवल देव नाम प्रिय लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा गुर्जरा, मास्की, नेतूर और उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिला है, ठीक है। अब इसी के बाद आगे बात करें जो बृहद शिलालेख हैं उसमें गिरनार की बात करें तो यह गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। जबकि जो अशोक के लघु शिलालेख हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मगिरी की बात करें तो मैसूर के चित्रदुर्ग में स्थित है। और सिद्धपुर की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी से 1 मील पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि मैसूर में स्थित है सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी दोनों। और जतिंग रामेश्वर की बात करें तो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि जतिंग रामेश्वर सिद्धपुर ब्रह्मगिरी मैसूर में स्थित है। और अहरौरा लघु शिलालेख की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। और सारोमारो की बात करें तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है ये। और नेत्तूर की बात करें तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। तो इसी लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है। और अन्य शिलालेख की बात करें तो रूपनाथ शिलालेख ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भाबरू की बात करें तो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है ये। और मास्की की बात करें तो रायचूर जिले में स्थित है कर्नाटका में। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा और अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे, ठीक है। और अशोक के लघु स्तंभ लेख की बात करें तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। और महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित हैं, जिसमें पहला है सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। और रुम्मनदेई अभिलेख जो कि नेपाल के तराई में है। कौसाम्बी ये प्रयागराज पहले इलाहाबाद
वहाँ है ये। और निगली सागर की बात करें तो नेपाल के तराई में है ये। वैशाली, जहाँ पे सिंह सिर से सिर्फ यानी केवल सिर है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है, लेख रही, ये बिहार में स्थित है। और गुहा लेक की बात करें अशोका के, तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। और इन सभी की भाषा जो है प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेख जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की, उसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख और कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है अशोक के संदर्भ में। ठीक है। और स्तंभ लेख की बात करें तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो कि 6 विभिन्न स्थानों पर पाषाण के स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। और इन स्थानों के नाम निम्नानुसार हैं। पहला है कौशाम्बी स्तंभ लेख, जो कि इलाहाबाद में इस अकबर के द्वारा लाया गया था। और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। फिर मध्ययुगीन सुल्तान, जिनका नाम फिरोज शाह तुगलक था, उनके द्वारा इसे दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें तो यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। यानी कि दिल्ली टोपरा स्तंभ और दिल्ली मेरठ स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। और लौरिया अरेरास्ता लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख की बात करें तो यह स्तंभ लेख बिहार में स्थित है, बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ लेख, तो ये भी चंपारण यानी कि हमारे बिहार राज्य में ही है ये। अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि मौर्यकालीन प्रशासन की। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे कि इन्होंने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है। तो उस समय 4 थे, प्राची, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती। बाद में मतलब पहले इन्हें चक्र कहा जाता था, यानी कि जो 4 प्रांत थे इन्हें चक्र कहा जाता था। और इन प्रांतों का शासन जो है सम्राट के प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता था। और सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या जो थी वो 5 हो गई थी। अब प्रांत की बात कर लें, उनकी राजधानी की बात कर लें तो प्राची, या जिसे मध्य देश या मध्य प्रदेश कहा जाता था, ये वर्तमान समय का मध्य प्रदेश नहीं बल्कि मध्य देश कहा जाता था उसे। तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जबकि उत्तरापथ की बात करें तो उसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, जहाँ के अशोक जो थे राज्यपाल थे। और कलिंग, जिसे कि अशोक ने जीता था, वहाँ की राजधानी तोसली था। और प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो प्रांतीय या जो चक्र हैं उनका प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था। और जो प्रांत थे ये मंडल में और मंडल जिलों में विभक्त थे। और जिलों को आहार या विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक जो है विषयपति कहलाता था। इसके अलावा जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी था उसे स्थानिक कहा जाता था। और गोप जो है ये 10 गांवों का प्रशासन संभालता था, जिसे गोप कहते थे। और नगर प्रशासन की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। और यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। और यानी कि इन 6 समितियों में प्रत्येक में 5 व्यक्ति हुआ करते थे। जो प्रथम समिति थी वो उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करती थी, जबकि जो द्वितीय समिति थी वो विदेशियों की देखरेख का काम करती थी। और जो तीसरी समिति थी वो जनगणना काम संभालती थी। और जो चौथी समिति थी वो व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। और जो 5वीं समिति थी वो विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण का कार्य किया करता था। और जो 6वीं समिति थी उसकी अगर हम बात करें तो 6वीं समिति बिक्री कर व्यवस्था संभालने का काम करती थी। और नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जिसे कि रक्षित कहा जाता था। और यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोमोनोई या एग्रोनोमोई, जिसे कि जिलाधिकारी कहा जाता था। और एंटीनोमोई ये नगर आयुक्त को कहा जाता था। और सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी, जो कि सैन्य विभाग के द्वारा निर्दिष्ट थी। और प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी मौर्य प्रशासन में। और जो सैनिक प्रबंधन का जो सर्वोच्च अधिकारी था वह अंतपाल कहलाता था। और यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार जो चंद्रगुप्त मेना की जो मौर्य की सेना थी उसमें 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। इसके अलावा
अगर बात करें तो जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो गुप्तचर विभाग था ये सुसंगठित था, और इस विभाग में कई गूढ़ पुरुष या जिसे गुप्तचर कहा जाता है वो होते थे, जो कि महामात्य प्रसर्प्स के अधीन काम करते थे। और इनसे संबंधित कुछ गुप्तचर निम्नांकित हैं, यानी कि गुप्तचर के कुछ विभिन्न नाम थे जिनकी अगर हम बात करें तो संचार जो है, जो कि गुप्तचर था, ये एक गतिमान गुप्तचर था। गतिमान गुप्तचर को संचार कहा जाता था, जबकि एक जगह रहकर काम करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। और विशेष संवाददाता जिसकी पहुंच सीधे राजा तक होती थी, ऐसे गुप्तचर को प्रतिवेदक कहा जाता था। जबकि लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराने वाले गुप्तचर को पुलिसानी कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में जो वर्णित गुप्तचर हैं उन्हें चर कहा जाता था। और गूढ़ पुरुष यानी कि जो अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर हैं इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसके अलावा गुर्जरा मास्की, जैसे कि पहले बताया आपको, गुर्जरा मास्की नेत्तुर उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। और अन्य जितने भी अभिलेख हैं उनमें केवल देव नाम प्रिय यानी कि देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। और अब देख लें, जो ये सवाल पूछ सकता है बिहार एसएससी इंटर लेवल में कि अब जो अशोक के अभिलेख हैं उनके खोजकर्ता कौन है, कब खोजा गया, किसने खोजा, कहाँ खोजा। तो बात करें धौली अभिलेख, जिसे कि किट्टो ने खोजा था 1837 ईस्वी में। और दूसरा जो है भाबरू शिलालेख, इसे कैप्टन बर्ट ने 1840 ईस्वी में खोजा था। जबकि तीसरा है बराबर व नागार्जुनी गुफा, जो कि बिहार में स्थित है, इसे हैरिंगटन ने 1785 ईस्वी में खोजा था। और दिल्ली टोपरा की बात करें तो कैप्टन पोलियर ने 1785 ईस्वी में खोजा इसको। और कुछ मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी की अगर हम बात करें तो पहला है महामात्य, जिसे कि प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी को महामात्य कहा जाता था। रूपदर्शक की बात करें तो नाम से मत भटकिएगा, रूपदर्शक सिक्कों का जांच करता जो प्रधान अधिकारी होता था उसे रूपदर्शक कहा जाता था। जबकि अमात्य की अगर हम बात करें तो योग्य अधिकारियों के समूह को अमात्य कहा जाता था या मंत्री कहा जाता था। और अग्रामात्य की बात करें तो प्रधानमंत्री का पद जो है वो अग्रामात्य कहलाता था। प्रदेष्टा की बात करें तो मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी को प्रदेष्टा कहा जाता था। और एस्टिनोमोई यानी कि नगर का अधिकारी या आयुक्त कहा जाता था इसे। रज्जुक की बात करें तो साम्राज्य में न्याय व राजस्व के अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। और स्त्री महामात्र की बात करें तो महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी हुआ करता था ये। और सवर्णिक की बात करें तो टकसाल का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था ये। और अंतः महामात्र की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को अंतः महामात्र कहा जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारियों को भी देखें तो धम्म महामात्र, ये समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाले अधिकारी को धम्म महामात्र कहा जाया करता था। जबकि जो महामात्य प्रसर्प की बात करें तो गुप्तचर विभाग के प्रधान को महामात्य प्रसर्प कहा जाता था। और युक्तक की बात करें तो जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाले अधिकारी को युक्तक कहा जाता था। और कुछ विभाग और अधिकारी की अगर हम बात करें तो जो सीताध्यक्ष होता था ये कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। जबकि अकाराध्यक्ष की अगर हम बात करें तो खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहा जाता था। और लक्षणाध्यक्ष की बात करें तो मुद्रा विभाग के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। जबकि शुल्काध्यक्ष की बात करें तो व्यापारिक कर के प्रधान का जो अध्यक्ष जो होता था उसे शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। जबकि मुद्रा अध्यक्ष की बात करें तो पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, पासपोर्ट उस समय भी चलता था। और संस्थाध्यक्ष की बात करें तो व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष को संस्थाध्यक्ष कहा जाता था। तो साथियों, ये था बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के लिए बिहार के इतिहास पर आधारित एक संपूर्ण जानकारी जो भाग 3 के तहत हमने कवर किया, जिसमें हमने मगध साम्राज्य के बारे में यानी कि हर्यक वंश से मौर्य वंश तक पढ़ा। अगले वीडियो में हम शुंग वंश से जो जितना तक कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और तैयारी अपना कंटिन्यू करते रहिए।